हेलो एंड वेलकम बैक टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और दबा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्योंकि भाई देखो, आपने ड्रीम एक अच्छा चूज़ किया है, एनडीए। ठीक है, ऑफिसर बनना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। आपको सक्सेस के लिए जो डिफाइंड पाथ है, जो लॉन्ग रूट है, वही चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी के एंड पे आपको अपनी सक्सेस मिलेगी। तो पिछले क्लास में हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, या फिर ये कह सकते हैं 3 स्पेशल केस हमने पढ़े थे। उसी की कंटिन्यूएशन में हम एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। भाई देखो, अगर हम इस चीज की बात करें कि अगर a प्लस बी की पावर n लिखा है, या फिर 2x प्लस 3y पावर 10 लिखा है, या फिर हमारे पास x स्क्वेयर प्लस y पावर 15 लिखा है, ये जो सारे एग्जांपल्स हैं ये हमारे बाइनोमियल के एग्जांपल्स हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। और इनके बारे में हम जब से पढ़ रहे हैं, इनमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो हमारे पास कितनी होने वाली है? n+1 होने वाली है। ये हम काफी लेक्चर्स में इसको देख चुके हैं। लेकिन क्या होगा अगर बाइनोमियल के बजाय हमारे पास आ जाए मल्टीनोमियल, ट्राइनोमियल आ जाए, या उससे ज्यादा हमारे पास जो है उसमें एक्सप्रेशंस आ जाए। पहली बात, ये मल्टीनोमियल का मतलब क्या है? मल्टीनोमियल का मतलब है कि आपके पास इस ब्रैकेट में अब 2 से ज्यादा एक्सप्रेशन होने वाली है, जैसे a प्लस बी प्लस सी होल पावर n। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड पावर 10। तो इनमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना होगा? अब यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर आपका गलत हो जाएगा कि आप इसमें भी n+1 टर्म्स बोलेंगे। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ टर्म्स होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास, जैसे ये दोनों मैंने एग्जाम्पल किस चीज के लिए है, ये दोनों मैंने एग्जाम्पल लिए हैं ट्राइनोमियल के। और अगर आपको ट्राइनोमियल एक्सपेंशन में देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप ये कह सकते हैं n+1 इंटू n+2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और अगर 4 आ जाए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 पावर n। अगर आपकी ब्रैकेट में 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो वहां पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो होंगी n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 डिवाइड बाई 6, या फिर ये कह सकते हैं 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसी पैटर्न के हिसाब से आपके पास जो है, अगर यहाँ पे 4 के बजाय 5 भी आ जाए, ठीक है, तो मैं सीधा सीधा जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ जो आपके पास जो काम आने वाला है। मल्टीनोमियल में आपको नंबर ऑफ टर्म्स है, जो आपको बाइनोमियल में भी काम आ जाएगा, ट्राइनोमियल में भी काम आ जाएगा, और उससे ज्यादा भी अगर उसमें ब्रैकेट के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, वो अगर हैं उसमें, तो वो फॉर्मूला आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम मान लेते हैं हमारी ब्रैकेट के अंदर ये कुछ वेरिएबल्स हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस 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 xr। ब्रैकेट के अंदर हमारे कितने वेरिएबल्स हैं? r वेरिएबल्स हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होने वाली है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होने वाली है वो कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी n प्लस r-1 और c r-1। ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला आपको आता ही है। एनसीआर का फॉर्मूला हमें क्या कहते हैं? भाई देखो, एनसीआर का फॉर्मूला काफी टाइम से पढ़ रहे हैं तो याद होना चाहिए आपको। n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू आर फैक्टोरियल, ये हमारा एनसीआर का फॉर्मूला है जो परमुटेशन चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को n+r-1 c r-1, अभी इसी फॉर्मूले को हम एक बार बाइनोमियल के लिए पुट करके देखते हैं। बाइनोमियल में क्या होगा? x1 प्लस x2 पावर n, उसमें तो सिर्फ 2 ही वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? उसके हिसाब से ये फॉर्मूला बनना चाहिए n+2-1 और c 2-1। तो ये कितना होगा? ये होगा n+1 और c 1। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके हिसाब से अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से इसको कैलकुलेट करोगे तो n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1-1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको अपना वही पुराना आंसर मिलेगा। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होने वाली हैं? n+1 होने वाली है। ठीक है, आप ट्राइनोमियल के लिए वेरीफाई करके देख लीजिए, ये फॉर्मूला मिलेगा। आप जो है
4 वेरिएबल्स के लिए इस फॉर्मूले को वेरीफाई करके देख सकते हैं, तब आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, तो हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है वो फिर ये बन जाता है कि अगर हमारे पास बाइनोमियल के बजाय ट्राइनोमियल है या फिर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स और भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे अगर हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाती हैं तो वो कितनी होंगी, वो सिंपली n+1 नहीं होंगी, वो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, c ऊपर आएगा n+r-1 और उसके बेस में आएगा r-1 और NCR का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे है, इसको यूज करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, इसमें जो ये मल्टीनोमियल वाली जो हमने अभी इस प्रीवियस स्लाइड पे जो बातें डिस्कस की हैं, इसमें ये बात ध्यान रखना कि आपके जो वेरिएबल्स हैं, जो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं आपकी, वो आपकी सारी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब इस इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि भाई उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कुछ x+y+z पावर 3 हो गया, ठीक है, x y z आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब मान लो जैसे हमने ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया कि x+y+z पावर n है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप k की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। भाई इसमें हमारे पास कितने टर्म्स हैं, अंदर 3 टर्म्स हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n+3-1 और c 3-1। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, n+2 c 2, और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, n+2 इंटू n+1 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बट यही सेम फॉर्मूला अगर मैं आपको जैसे ये एग्जांपल दे दूंगा आपको, कि मैं आपको ये एग्जांपल दूं और पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पावर नहीं लिखी है तो पावर एक ले लेते हैं, जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे पावर 10 है। तो मैं आपसे अगर आप पूछूं कि आप इस एक्सप्रेशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बताएंगे, तो ऐसा नहीं है इसमें 3 वेरिएबल सोचेंगे आप और इस पे ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसके अंदर 3 वेरिएबल तो हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आप इसको ये देखो ना, जो ये अंदर लिखा हुआ है ये तो x+2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और इसको आप देखेंगे तो ये बन जाएगा x+2 होल पावर 20, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होने वाली हैं वो n+1 वाले फॉर्मूले के हिसाब से 21 टर्म्स हो जाएंगी। इस पे ये फॉर्मूला मत लगाना। ठीक है, कि आप इसमें ये सोचें कि इसमें तो 1, 2 और 3 टर्म्स हैं, नहीं, वो सारी की सारी टर्म्स कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रैकेट के अंदर हमारी जो मल्टीनोमियल वाली जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर 3-4 टर्म तो हैं, लेकिन क्या वो इंडिपेंडेंट हैं, तो ऐसे अलग अलग वेरिएबल में होनी चाहिए। हाँ, अगर मैं इसकी जगह ये बोलता आपसे, अगर मैं आपसे ये पूछूं x+y+z पावर 10, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इसमें आप ये फॉर्मूला लगाइए, इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तब लगा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो सभी इंडिपेंडेंट हैं। चलिए इसी बात को क्लेरिफाई करने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि इसमें भी मैंने पावर नहीं लिखी है तो यहाँ पे पावर ले लेते हैं 10। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आपको लगेगा कि इसमें 1, 2, 3, 4 टर्म है, और ये फॉर्मूला लगा के इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है 10 + 4 - 1 c 4 - 1 हो जानी चाहिए, यानी कि 10 + 3 13 c 3 हो जानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो सभी इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए ये जो अंदर लिखे हुए ना, ये एक्चुअल में x+1 का होल क्यूब है। बेशक सोल्व करके देख लीजिए, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a³ + 3a² + 3ab² और +b³। अगर आप ये फॉर्मूला यहाँ पे x+1 पे लगा के देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो सारी टर्म्स लिखी हुई हैं वो यही लिखी हुई हैं, तो यानी कि ये हमारे पास बन जाता है x+1 होल पावर 30। ठीक है, और ये तो क्या है, ये बाइनोमियल है, और बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, n+1 होती हैं, और n+1 से हमारा आंसर कितना आएगा, 31 आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट हैं या नहीं है, क्या वो कोई आइडेंटिटी फॉर्म कर रही हैं।
ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक एग्जांपल ये लूं, एक ऐसा एग्जांपल हमने डिस्कस भी किया हुआ है, जैसे x प्लस वाई होल पावर 9 और x माइनस वाई होल पावर 9। ठीक है, तो आप ये मत बोलना इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 10 है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो इसमें 100 या फिर 20 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसको बाइनोमियल बनाना पड़ेगा। क्या इसी चीज को मैं ये नहीं लिख सकता होल पावर 9 करके, x प्लस वाई और x माइनस वाई को अंदर लिख लेता हूँ और ये बन जाएगा x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होल पावर 9। और अब ये एक बाइनोमियल बन गया और बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, n प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे वहां पे जब आपको उनको सोल्व करेंगे तो ये बातें ध्यान रखनी है कि ब्रैकेट के अंदर जो चीजें गिवन है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है इस प्रॉपर्टी पे, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा क्वेश्चन का कि जैसे ये आ गया 1 प्लस 2x माइनस 3y होल पावर 10। ठीक है, और वो ये पूछता है कि भाई आप इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो एक बहुत बड़ी सी एक्सपेंशन आएगी। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी आप इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं, n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं तो आप कह सकते हैं कि n और पावर 10 है तो 10 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 दैट इज 12c2। ठीक है, इतनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। बट उसको एक्सपेंशन नहीं चाहिए, उसको तो ये चाहिए कि वहां पे जो कोफिशिएंट्स आएंगे, वेरिएबल्स को हटा दो, x और y को भूल जाओ। x और y को भूल के वहां पे जो कोफिशिएंट्स आएंगे उन सभी कोफिशिएंट्स का सिर्फ सम मेरे को चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो फिर यहाँ पे जो बिना एक्सपेंशन जाने सम ऑफ कोफिशिएंट्स कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले तो मैं इसका तरीका बता देता हूँ, फिर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे हुआ वो। जब भी आपसे ये पूछा जाए सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पूछा जाए, आप जितने भी वेरिएबल हैं x हो y हो z हो जो भी हो सभी की वैल्यू 1 रख देंगे वहां पे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 3 होल पावर 10 और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 होल पावर 10 और 0। इस एक्सप्रेशन में सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो आएगा वो 0 आएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2x स्क्वेयर प्लस 3y माइनस 4z होल पावर 50, इसकी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन आप करेंगे तो उसमें सिर्फ कोफिशिएंट्स का सम कितना आएगा। एक्स वाई जेड से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ टर्म से मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ डिमांड ये है कि वहां पे जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो कोफिशिएंट्स को अलग से लेके आप ऐड करेंगे तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स कितना होगा। तो हमारी वही ट्रिक है यहाँ पे भी कि x हो y हो z हो सबको आप क्या रख देंगे 1 रख देंगे और 1 रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपकी बन जाएगी 2 प्लस 3 माइनस 4 होल पावर 50। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 होल पावर 50 और ये हो जाएगा 1 पावर 50 और 1 की कोई भी पावर करो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो वहां पे सभी कोफिशिएंट्स का सम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, करना तो ये है, याद आपको इतना रखना है। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि x और y को हम 1 क्यों रख रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखो उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है तो हमें इनर सेटिस्फेक्शन के साथ वो बात याद रहती है। भाई किसी भी बात के पीछे का कारण अगर पता चल जाए कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो वो बात हमें याद नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली बस उसकी वो स्टोरी याद रहती है और उसकी वजह से वो फैक्ट भी याद रहता है फिर हमें। तो चलिए अगर हमारे पास ये है भाई a प्लस बी होल पावर n और मेरे को डिमांड है कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होंगे। इसकी तो एक्सपेंशन हमें पता है, मैं एक बार एक्सपेंशन लिख लेता हूँ। इसकी एक्सपेंशन क्या होगी nc0 और nc0 के साथ आएगा a की पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 और b स्क्वेयर प्लस nc3 और a पावर n माइनस 3 और b क्यूब प्लस 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 ncn और b पावर n। अब वो कहता है कि भाई मेरे को सिर्फ इसमें एक्सपेंशन से कोई मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को तो सिर्फ कोफिशिएंट्स का सम बता दो, यानी कि इनका सम। ये जो है सिर्फ
वेरिएबल्स के जो आगे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनका सम चाहिए। तो भाई वेरिएबल हमें चाहिए ही नहीं, इनकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। अगर इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इनको यहां से हटाना है, गायब करना है, तो कैसे गायब कर सकते हैं हम इनको हम गायब कर सकते हैं 1 बना के। तो भाई एक या बी जो भी हैं उन सबको आप किसके इक्वल रख दो, 1 के इक्वल रख दो। 1 के इक्वल रखने से क्या होगा, ये जो वैल्यू है, ये आपकी जो वैल्यू है ये भी 1 बन जाएगी, ये जो वैल्यू है ये भी 1 बन जाएगी, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा क्या, आपके पास यहाँ पे बचेगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 और प्लस NCN। तो ये क्या हुआ, ये सभी कोफिशिएंट्स का सम ही तो हुआ। तो अब आपने RHS में A और B को 1 रखा है, तो LHS में भी आप A और B को 1 रखिए, तो 1 प्लस 1 और पावर n, और इन सभी कोफिशिएंट्स का सम कितना आ जाएगा, 2 पावर n आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक और क्विक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर ये है कि भाई 2x माइनस 3y होल पावर 10 है और कहता है कि इसके एक्सपेंशन में सभी कोफिशिएंट्स का सम बताइए, तो वो कितना होगा, 10c0 2x पावर 10 प्लस या माइनस 10c1 2x पावर 9 3y प्लस 10c2 2x पावर 8 3y होल स्क्वेयर और प्लस 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 10c10 3y पावर 10। अब वो कहता है भाई मेरे को x और y से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो सिर्फ कोफिशिएंट्स का सम चाहिए। तो हम सभी वेरिएबल्स को 1 पुट कर देंगे। भाई ये हमें चाहिए ही नहीं, तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, 1। ये हमें यहाँ पे चाहिए ही नहीं, तो x की जगह क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। ये भी नहीं हमें चाहिए, इसकी जगह भी 1 रख देते हैं। x भी नहीं चाहिए, इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1, और सभी वेरिएबल्स की जगह 1 रख देंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 10c0 इंटू 2 पावर 10 माइनस 10c1 इंटू 2 पावर 9 इंटू 3 प्लस 10c2 इंटू 2 पावर 8 इंटू 3 स्क्वेयर एंड सो ऑन 10c10 3 पावर 10। तो क्वेश्चन की डिमांड यही थी कि भाई हमें ये वाला सम प्रोवाइड करो, और ये हमें कैसे मिलेगा, ये हमें मिलेगा 2x की जगह रख के 1 माइनस 3y की जगह रख के 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 पावर 10, और माइनस 1 की इवन पावर करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, इन सभी कोफिशिएंट्स का सम यहां से लेके यहां तक का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, कभी भी अगर आपसे सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट पूछे, फिर वो चाहे बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, कुछ भी हो, जो भी वेरिएबल है उनको आप 1 रख देंगे। चलिए अब देखिए भाई ऐसा है, अभी तक हमने जो बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी है, ये वाली जो एक्सपेंशन हमने पढ़ी है a प्लस बी पावर n, अभी तक इस n को हम क्या लेते आ रहे हैं, हम इस n को नेचुरल नंबर लेते आ रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 इन सबको पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या होगा कल को अगर ये पूछ लिया गया x प्लस वाई की पावर -1 की एक्सपेंशन क्या होगी, x प्लस वाई की पावर -2 की एक्सपेंशन क्या होगी, या इवन फ्रैक्शन में पूछ लिया गया x प्लस वाई की पावर 3/2 क्या होगी, x माइनस वाई की पावर जो है -3/2 क्या होगी। तो अभी तक जो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ा है, उसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। अब हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जो आप कहीं पे भी कैसे भी n पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो n है वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, फॉर एनी रैशनल नंबर, ठीक है। तो उसको कैसे अप्लाई करना है, तो उसका मतलब हमें उसके लिए एक एक्सपेंशन फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, और वो एक्सपेंशन फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो है, ये सभी जो आपके हैं ये वैलिड होंगे जब कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इंटीजर्स हैं या पावर में फ्रैक्शन है तो उनकी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो हमेशा कैलकुलेट की जा सकती है, नहीं। कुछ कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी जो है हम बाइनोमियल एक्सपेंशन किसी भी n की कैलकुलेट कर पाएंगे। नेचुरल नंबर के अलावा किसी भी n की बाइनोमियल एक्सपेंशन तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी। एक बार टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी जो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये जो आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये कुछ इस टाइप से होनी चाहिए कि 1 प्लस
यहाँ पे वेरिएबल है आपका, लेट्स से x है वो, तो इसी टाइप में ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो किस फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, 1+x या 1-x की फॉर्मेट में ही लिखा होना चाहिए, और आपकी पावर कुछ भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो 1 के साइड में जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ऐसे लिखा हो सकता है या फिर ऐसे लिखा हो सकता है 1-4x पावर n, या फिर ऐसे लिखा हो सकता है 1 प्लस जो है 3/2x पावर n, कुछ भी लिखा हो सकता है। 1 प्लस समथिंग की फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए 1 और इधर कुछ है और होल पावर n है, और n आपकी कैसी भी पावर हो सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो इधर 1 के साइड में ये जो नंबर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही रहनी चाहिए। इसकी वैल्यू कैसी रहनी चाहिए, 1 और -1 के बीच में ही रहनी चाहिए, या फिर मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं, जिन्होंने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा हुआ है, कि मोड x की वैल्यू <<1 होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तब जाके हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पढ़ सकते हैं, तब उसकी एक्सपेंशन निकाली जा सकती है अगर ये दोनों कंडीशन हैं। चलिए फिर, अच्छा तो इसी पेज पे पढ़ना पड़ेगा हमें फॉर्मूला। तो अब इसका फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं 1+x पावर n, और इसका फॉर्मूला होगा 1 + nx प्लस n इंटू n-1 अपॉन में 2x² प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाय, ये 2 फैक्टोरियल आएगा, ये 3 फैक्टोरियल, और x³ प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगी पावर x पावर 4, और ये चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो है n क्या क्या हो सकता है, आपका यहाँ पे n या तो नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, या तो नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, या फिर आपका n जो है एक फ्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। ये दो कंडीशन है आपकी। अगर आपका जो पावर है, जिसे हम इंडेक्स बोलते आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स, तो जो आपका जो इंडेक्स है या तो वो नेगेटिव इंटीजर है, मतलब -3 -4 -5 ऐसा कुछ है, या फिर वो फ्रैक्शन में है, पॉजिटिव फ्रैक्शन या नेगेटिव फ्रैक्शन, तो उसकी जो एक्सपेंशन है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाली हैं, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होने वाली है। देखो, अगर n आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के लिए आप वो पहले वाला ही फॉर्मूला यूज कीजिए, nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n-1, x की पावर घटती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के लिए तो आप उसी फॉर्मूले को याद रखिए, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता था, n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होती थी। लेकिन अगर आपका n नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन है, तो आप इस फॉर्मूले को याद कीजिए और इसके हिसाब से ही आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन यही है पहली कि ये 1 प्लस समथिंग की फॉर्मेट में होना चाहिए, n जहाँ पे ऐसा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है इसकी कि आपका जो यहाँ पे जो नंबर है, लेट्स से x है, उसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए, जिसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x इज <<1, स्ट्रिक्टली <<1, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर, अब देखो इसी फॉर्मूले में कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। कौन कौन से स्पेशल केस की बात करेंगे, n को हम -1, n को -2, n को जो है हम इन दोनों केसेस के लिए ही बात कर लेते हैं, n को -1 और -2 रख के। चलो, सबसे पहली जो है हमारी कौन सी एक्सपेंशन है, 1 + x पावर -1। पिछले वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, हमारे पास वो फॉर्मूला था 1 + x पावर n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल x³ एंड सो ऑन, ठीक है। जब इसमें आप n को 1 रखेंगे, इस ऊपर वाले फॉर्मूले में n को आप -1 रखेंगे, तो जो आपको एक्सपेंशन मिलने वाली है वो आपको मिलेगी 1 - x प्लस x² माइनस x³ प्लस x4 माइनस x5
प्लस डैश 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो अगर आपको 1 प्लस एक्स होल पावर -1, अच्छा आप इसको, आपको क्वेश्चन में ये ऐसा भी लिखा मिल सकता है 1/1 प्लस एक्स, क्योंकि 1 प्लस एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उसकी होल की पावर -1 हो जाएगी और उसकी जो एक्सपेंशन है वो इस तरीके से आएगी, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा ये तभी वैलिड है जब आपके पास x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मोड x की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए, तब आप ये फर्स्ट इस तरीके से याद रखेंगे। तो ये एक तो ये होगी हमारी सबसे पहले वाली। ठीक है, इनको मैं बॉक्स कर देता हूं और इसको आप याद रखेंगे। दूसरी एक्सपेंशन में क्या है, दूसरी एक्सपेंशन में देखो n की जगह तो -1 है ही, जो ऊपर था n की जगह -1 है अभी भी, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस था और यहाँ पे बीच में माइनस है। तो इसकी जो एक्सपेंशन बनेगी वो कुछ इस तरीके की होगी, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 प्लस x5 एंड सो ऑन। अगेन इसमें भी यही कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास सारी टर्म्स कैसी हैं, पॉजिटिव हमारे पास टर्म्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सपेंशन है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें n को रखना है -2 के इक्वल और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो इसकी जो एक्सपेंशन बनेगी वो हमारी कितनी बनेगी, 1 - 2x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x पावर 4 माइनस 6x पावर 5 प्लस 7x पावर 6 एंड सो ऑन। इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक तो काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6 की काउंटिंग चल रही है, और जैसे यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा था वैसे इसमें प्लस माइनस चल रहा है। ठीक है, और लास्ट जो स्पेशल केस आपको याद रखना है, इसको भी बॉक्स कर देते हैं। लास्ट जो आपको स्पेशल केस याद रखना है वो है आपके पास कितना, n को -2 ही रखा है इस बार भी, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में बीच में माइनस है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x4 प्लस 6x5 एंड सो ऑन। इसमें सभी टर्म पॉजिटिव हैं, जैसे यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव में था यहाँ पे भी सब कुछ पॉजिटिव में है। ठीक है, देखो छोटा सा हिंट ये है, ऐसे याद रखना, जब भी आपके पास यहाँ पे नेगेटिव में पावर होगी, यहाँ पे भी बीच में पावर नेगेटिव होगा, तो आपकी सारी टर्म पॉजिटिव में आएंगी। और जब भी आपके पास या तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर है और यहाँ पे नेगेटिव है, या फिर इसका उल्टा यहाँ पे नेगेटिव पावर है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जो आपकी टर्म्स आएंगी ना वो आपकी कैसी आएंगी, वो आपकी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आपको याद हो तो हमने a माइनस बी होल पावर n में भी यही बात की थी, यहाँ पे पावर पॉजिटिव में है यहाँ पे पावर नेगेटिव में है, तो वहां पे जो टर्म्स आई थी nc0 a पावर n माइनस nc1, फिर अगली टर्म पॉजिटिव, फिर उससे नेक्स्ट टर्म नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो सारी टर्म पॉजिटिव होंगी, एक जगह नेगेटिव है पावर में और ब्रैकेट के बीच में उसका अपोजिट साइन है, तो आपकी जो टर्म्स होंगी वो प्लस माइनस में आएंगी। ठीक है, तो ये 4 स्पेशल केस आप याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास एनडीए 2018 का सेकंड का हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है लेट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस बी पी। भाई इसकी अगर हम मिडल टर्म निकालें, मिडल टर्म आप भूले तो नहीं, मिडल टर्म क्या होती थी, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो सबसे बीच वाली जो टर्म है वो, उसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दी हुई है, पी दी हुई है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। भाई देखो यहाँ पे जो मिडल टर्म दी हुई है वो किसकी दी हुई है, 1 प्लस एक्स होल पावर 2n। ठीक है, और नीचे मतलब लिख लेते हैं मिडल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर 2n, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, p। अच्छा इसमें ये बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितना होने वाला है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होने वाला है 2n प्लस 1, यानी कि ये तो ओड नंबर आएगा, क्योंकि 2n इवन है और उसमें 1 ऐड करेंगे वो ओड बन जाएगा। तो इसमें मिडल टर्म एक आएगी, दो आएगी, एक ही आएगी। ठीक है, और एक वो जो मिडल टर्म आएगी उसकी वैल्यू कितनी है, p है। दूसरा जो हमें दिया हुआ है, मिडल टर्म टर्म्स नहीं बल्कि टर्म्स, ठीक है, ऑफ
1 प्लस एक्स पावर 2n-1, ठीक है। उसमें दो मिडल टर्म आएंगी, एक q और एक r, ठीक है। तो अब इन्होंने ये पूछा हुआ है कि पी क्यू आर में इन चारों में से कौन सा रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब देखो भाई, ये हमें n की फॉर्म में दिया हुआ है, या तो आप n की फॉर्म में कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। मिडिल टर्म हम कैसे निकालते थे, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो मिडिल टर्म ऐसे निकालते थे, अगर n इवन होता था तो हमारी जो मिडिल टर्म आती थी वो आती थी n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। और यहाँ पे हमारे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमारे n की वैल्यू है 2n। इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 2n है, तो मिडिल टर्म कौन से नंबर की आएगी, 2n/2 प्लस 1, इस पोजीशन की टर्म। तो t इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा n+1th टर्म, तो tn+1th टर्म जो है वो हमारी मिडिल टर्म होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, p। तो ये तो है tn+1th टर्म। कैलकुलेट करेंगे इसको कैलकुलेट, ठीक है। ये तो सिर्फ पोजीशन पता चली है कि उस पोजीशन वाली जो टर्म है वो हमारी मिडिल टर्म है, और उस मिडिल टर्म को क्वेश्चन वाले ने कितना बोला हुआ, p बोला हुआ है। एक बार दूसरे की भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरे की क्या है, तो ये जो है इसकी मिडिल टर्म याद करिए, जब n ओड होता था तो मिडिल टर्म्स जो होती थी वो कौन कौन सी होती थी, एक तो होती थी n+1/2th टर्म, और एक होती थी n+3/2th टर्म। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में n की जगह क्या दिया हुआ है, n की जगह क्या दिया हुआ है, 2n-1 दिया हुआ है, n की जगह हमें दिया हुआ है 2n-1, तो इसमें रखेंगे n की जगह 2n-1 रखेंगे, 2n-1 प्लस 1/2, तो ये हमें मिलती है कौन सी, ये हमें मिलती है nth टर्म, जिसको हम tn भी लिख सकते हैं, ठीक है, nth टर्म। और इससे अगली जो टर्म आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, n की जगह आप रखिए 2n-1 प्लस 3/2, और इसको सोल्व करेंगे तो वो है n+1th टर्म, tn+1। तो हमें ये तो पता चल गया कि p जो है वो इस एक्सपेंशन में कौन से नंबर की टर्म है, tn+1th टर्म जो है। q कौन से नंबर की टर्म है, q हमारी nth टर्म है या tn है, और r जो है वो हमारी कौन से नंबर की टर्म है, n+1th टर्म है। अब जनरल फॉर्मूला आ जाता है पिक्चर में। जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, चलिए जनरल फॉर्मूले का एक बार जो है लिख देते हैं। क्या था हमारे पास जनरल फॉर्मूला, ये था हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला, दैट इज tr+1th टर्म इज इक्वल टू ncr फर्स्ट एक्सप्रेशन पावर n-r और सेकेंड एक्सप्रेशन या सेकेंड वेरिएबल पावर r। अब भाई p की वैल्यू जो है, यानी कि हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है, ये सबसे पहले नंबर पे हमें कैलकुलेट करना है कौन सा, tn+1th टर्म। n+1th टर्म अगर इसमें कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा 2n cn, ठीक है। यहाँ पे 2n क्यों पुट किया, क्योंकि भाई इसके ऊपर यहाँ पे 2n दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसकी जो है इसकी मैं निकाल रहा हूं nth टर्म, ठीक है, n+1th टर्म, सॉरी, इसकी जो मैं टर्म निकाल रहा हूं वो कौन से नंबर की टर्म निकाल रहा हूं, n+1th टर्म। उसमें n की जगह तो क्या पुट होगा, इस फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट होगा, 2n पुट होगा, और r की जगह क्या पुट होगा, r की जगह पुट होगा हमारा n। तो 2n फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन तो 1 है, उसकी पावर 2n-n, और सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, x की पावर n, ठीक है। अब मैं निकाल लेता हूं इनको, सेकेंड वाली tn, इसमें देखिएगा मैं n की जगह क्या रखने वाला हूं, 2n-1, और यहाँ पे r की जगह क्या रखने वाला हूं, इस फॉर्मूले में r की जगह मैं रखने वाला हूं n-1। फर्स्ट एक्सप्रेशन 1 है, उसकी चाहे कोई भी पावर हो, सेकेंड एक्सप्रेशन x है, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, n-1, और फाइनली मैं कैलकुलेट करने वाला हूं क्या, ये tn+1। इसमें क्या होगा, tn+1 जो आएगा वो आएगा 2n-1 cn, यहाँ पे 1 है, उसकी कुछ पावर है, यहाँ पे x है और उसकी पावर है n हमारे पास, ठीक है। तो अब जो है हमें
देखो भाई 1 का कोई मतलब है नहीं, 1 का अगर कुछ मतलब नहीं है तो आप इसको यहां से हटा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कहता है सिर्फ कोफिशिएंट्स की बात करनी है तो x को भी हटा दीजिए। ठीक है, तो अब आपको जो फाइनल कैलकुलेशन करनी है या फाइनल आपका जो टास्क है वो ये टास्क है कि इन तीनों में आपस में रिलेशन ढूंढना। ठीक है, ये पहली जो वैल्यू है ये आपके p की वैल्यू है, मैं लिख देता हूं अब इनको, सिंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं सबको, तो p q r की वैल्यू फाइनली हम लिख देते हैं। तो जो आपका p है वो आया है 2nCn, आपका जो q है वो आया है 2n-1 Cn-1, और आपका जो r है वो आया है 2n-1 Cn। ठीक है, ये दो आए हैं और इनके हिसाब से हमें देखना है रिलेशन क्या है। अगर आप कर सकते हैं तो एक बार इसको पॉज करेंगे वीडियो और इसको करेंगे। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, हिंट ये रहेगा आपका कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था NCr प्लस NCr प्लस 1। जब भी आपका ऊपर वाला इंडेक्स सेम होगा और नीचे वाला बेस में लगातार गिनती वाला होगा तो यहाँ पे ऊपर वाले में एक ऐड हो जाएगा और नीचे दोनों में से जो बड़ा है वो आ जाएगा। मतलब कि 10C5 प्लस 10C6, इसका आंसर होगा 11, और 5 और 6 में से बड़ा कौन है? 6। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, करते हैं। चलो अब बाकी सब कैलकुलेशन कर चुके हैं तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, हम सिर्फ अपने मेन कैलकुलेशन पे फोकस करते हैं। मैं इन दोनों को ले लेता हूँ और इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करता हूँ। 2n-1 Cn-1 प्लस 2n-1 Cn, और जो अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी उसमें ये था अगर ये दोनों सेम है और ये लगातार वाली काउंटिंग वाले हैं तो इसका आंसर होगा ऊपर वाले में एक ऐड हो जाएगा और नीचे दोनों में से जो बड़ा है वो आ जाएगा। और ये तो किसकी वैल्यू आ गई? ये तो ऊपर वाले की वैल्यू आ गई। तो यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं Q प्लस R जो है वो किसके इक्वल है? वो P के इक्वल है, और हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को डील करने का। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है बट आपको समझ में आई होप आया होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है NDA 2023 का फर्स्ट का। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा गया इफ सिक्स्थ टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस इज 5600, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर सीधी सीधी बात की जाए तो इस एक्सपेंशन की सिक्स टर्म जो दी हुई है वो हमें कितनी दी हुई है? 5600। बट भाई हमें तो जनरल टर्म का फॉर्मूला ये पता है। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? NCR फर्स्ट एक्सप्रेशन पावर n-r और सेकंड प्लेस पे जो है उसकी पावर r। तो अगर ये जनरल टर्म का हम फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा? 5600 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है? 8C5। 5 क्यों रखेंगे भाई? r की वैल्यू एक कम रखते हैं ना। अगर हमें सिक्स टर्म निकालनी है तो r की वैल्यू कितनी रखेंगे? 5 रखेंगे। तो 8C5, और फर्स्ट एक्सप्रेशन में कौन कौन है हमारे पास? फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे पास है x माइनस 8/3, और इसकी पावर कितनी करेंगे? n-r। n-r कितना हो जाएगा? 8-5। और सेकंड प्लेस पे कौन है? x स्क्वेयर log 10x, और होल पावर कितना? r माने 5। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिलेगा 5600 इज इक्वल टू 8C5। NCR के फॉर्मूले से अगर हम सोल्व करें 8C5 को तो ये मिलेगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो 8 7 6 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 56 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 56, और यहाँ पे ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये दोनों पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितनी बन जाएगी? -8 बन जाएगी, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 10 बन जाएगी क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आगे आ जाएगा log 10x होल पावर 5। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो आ जाता है वो आ जाता है 5600 डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू x स्क्वेयर, क्योंकि देखो ये दोनों पावर ऐड करेंगे
तो एक्स स्क्वेयर बचेगा और आगे हमारे पास है log 10x होल पावर 5। ठीक है, अब भाई इन सभी ऑप्शंस में से अगर आप पुट करके देखते हैं वैल्यू, तो देखिए ये तो हमारे पास हो गया है 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू log 10x पावर 5। ठीक है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से चेक कर सकते हैं कि अगर x की वैल्यू हम 10 लें तो ये होगा 100 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर यानी कि 10 का स्क्वेयर इंटू log 10 और x की जगह 10 और होल पावर 5। और जिन्होंने log चैप्टर पढ़ा हुआ है उन्होंने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log a इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। जब log के अंदर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम नंबर आ जाए, कैसा भी नंबर क्यों ना हो, सेम नंबर आ जाए, तो वहां पे log की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो 100 इज इक्वल टू 100 और इंटू 1 पावर 5 ये मैच कर रहा है, तो यानी कि x की पावर 10 के साथ ये मैच कर जाएगा और हमारा सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। कोई और वैल्यू लेंगे तो आप मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हमारे पास जो बाइनोमियल है वो क्या है, 1 + 2 √x पावर 40 इज इक्वल टू। तो इस एक्सप्रेशन में उसने कहा है कि सिर्फ उन्हीं टर्म्स का कोफिशिएंट का सम चाहिए जिस टर्म में x की पावर क्या हो, इंटीजर में हो। x की पावर हमारी कैसी होनी चाहिए, इंटीजर में होनी चाहिए। भाई अगर हम इसकी सारी की सारी एक्सपेंशन लिखें, सारी की सारी टर्म्स लिखें, तो वो क्या होने वाली है, 40c0 2 √x पावर 0 प्लस 40c1 2 √x पावर 1 प्लस 40c2 2 √x पावर 2 प्लस 40c3 2 √x पावर 3 प्लस 40c4 2 √x पावर 4 और डैश 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 लास्ट टर्म क्या होने वाली है, 40c 40 और 2 √x पावर 40। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। अब भाई अगर आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसमें सभी टर्म्स में x की पावर इंटीजर में नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको देखें, अगर आप यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे x की पावर 1/2 है। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे x की पावर 3/2 है। और अगर यहाँ पे आप नोट करेंगे 5 वाले में नोट करेंगे तो वहां पे x की पावर, यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसकी पावर 5/2 आएगी। तो वो कहता है मेरे को इन टर्म्स के कोफिशिएंट का सम नहीं चाहिए, सिर्फ जो बाकी बचे हुए हैं, बाकी कौन से बच गए हैं, यहाँ पे या फिर ये या फिर ये या फिर ये लास्ट वाला, सिर्फ इन्हीं टर्म्स में जो कोफिशिएंट है उसके मेरे को कोफिशिएंट्स का सम मेरे को लाके दो, कितना होगा। तो चलिए एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर इसकी एक्सपेंशन ये आई है जो हमने सामने ग्रीन में लिखी हुई है, इसकी एक्सपेंशन ये है, तो अगर मैं आपसे इसकी एक्सपेंशन पूछता आपसे, तो वो कितनी करते आप, वो आप ऐसे लिखते 40c0 2 √x पावर 0 प्लस 40c1 2 √x पावर 1 प्लस 40c2 और 2 पावर √x2 और प्लस 40c3 2 √x पावर 3 और प्लस, सॉरी जिनमें माइनस आएगा वो माइनस लिखना भूल गया, ये माइनस आएगा और ये भी माइनस में आएगा। फिर आएगा हमारे पास 40c4 2 √x पावर 4 और प्लस 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 40c40 2 √x पावर 40। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर मैं इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में x की जगह 1 पुट कर देता हूं तो मेरे को क्या मिलने वाला है, मुझे मिलेगा 40c0 प्लस 40c1 इंटू 2 प्लस 40c2 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 40c3 इंटू 2 क्यूब प्लस 40c4 इंटू 2 पावर 4 प्लस 40c5। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखते, लास्ट में हम डैश करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे लास्ट हमें टर्म जो मिलने वाली है वो क्या होने वाली है, डैश 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 प्लस 40c40 और 2 पावर 40। और इसी तरीके से अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, हमें मिलेगा
40C0 माइनस 40C1 इंटू 2 प्लस 40C2 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 40C3 2 क्यूब प्लस 40C4 इंटू 2 पावर 4 माइनस प्लस माइनस और ऐसे करके लास्ट वाली टर्म फिर से प्लस में 40C40 और 2 पावर 40। ठीक है, अब आप याद करिए कि हमें सिर्फ कौन से कोफिशिएंट्स का सम निकालना था, हमें सिर्फ इन्हीं कोफिशिएंट्स का सम निकालना था। ये जो है, ठीक है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, सिर्फ जहां पे x की पावर इंटीजर में है सिर्फ उन्हीं कोफिशिएंट्स का सम चाहिए हमें। तो हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो क्या होगा, ये वाली जो टर्म्स हैं, ये वाली हमारी टर्म्स कैंसिल होने वाली हैं। ये देखो, ये वाली टर्म्स हमारी कैंसिल होने वाली हैं, ये वाली टर्म्स, ठीक है, ये वाली टर्म्स हमारे यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएंगी और वो हमें चाहिए भी नहीं थी। तो उन्हीं को कैंसिल करने के लिए मैंने आपसे ये ग्रीन वाली एक्सप्रेशन और ऑरेंज वाली एक्सप्रेशन लिखवाई है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है इसमें, वो ये है कि हमने यहाँ पे LHS में नहीं लिखा है। LHS में यहाँ पे कितना आएगा, LHS में हमारे पास आएगा यहाँ पे, जब हम यहाँ पे x को 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 पावर 40 यानी कि 3 पावर 40, और जब हम नीचे वाली इक्वेशन में x इज इक्वल टू प्लस 1 पुट करेंगे नीचे वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 माइनस 2 पावर 40 दैट इज माइनस 1 पावर 40, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम जो है अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, मैं हाईलाइट कर देता हूं कौन कौन सी इक्वेशन ऐड करनी है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, एक तो इसको, इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, और एक इससे नीचे वाली इक्वेशन को, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो हमें जो है वो ये इस तरीके की कुछ वैल्यू मिलने वाली है। मैं उसको व्हाइट में लिखने जा रहा हूं, दैट इज 3 पावर 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 40C0 प्लस ये दोनों ऐड होके 2 टाइम्स देंगे, सबका 2 मैं बाहर एक ब्रैकेट में कॉमन ले लेता हूं, सबका मैंने 2 यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिख लिया है, और यहाँ से आएगा 40C2 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 40C4 इंटू 2 पावर 4, ये वाले दोनों, और इस तरीके से ऐड होके ये वाले दोनों ऐड होके क्या आ जाएगा 40C40 और 2 पावर 40। तो देखो, जिन कोफिशिएंट्स का सम निकालना था सिर्फ वही कोफिशिएंट आए हैं मेरे सम में, यहाँ पे देखिए सिर्फ वही कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो इनका जो सम है, इनका सम कैसे आने वाला है, इनका सम आने वाला है ये, अगर इस 2 को यहाँ पे लेके जाए तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू 3 पावर 40 प्लस 1, और इन सभी कोफिशिएंट्स का सम बच जाएगा जो हमें चाहिए था, क्योंकि हमें सिर्फ इंटीग्रल पावर वाले कोफिशिएंट्स का सम चाहिए। यहाँ पे बाकी जो टर्म्स हैं उनमें x की पावर इंटीजर में नहीं है, x की पावर फ्रैक्शन में है, तो वो हमने नहीं लिए, और वो इस टेक्निक से हमने एलिमिनेट किए कि हमने इसकी एक्सपेंशन निकाल ली, इसमें 1 को पुट किया, नीचे वाली में 1 को पुट किया, 2 इक्वेशन हमारे पास ये बनी, और उसको हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो जो अनवांटेड कोफिशिएंट्स थे वो हमारे ऑटोमेटिकली प्लस माइनस की वजह से कैंसिल हो गए। जो कोफिशिएंट्स हमें चाहिए थे वो 2 टाइम्स आ गए, सबका 2 कॉमन लेके हमने यहाँ पे नीचे भेज दिया, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन में आ जाता है, 1/2 3 पावर 40 प्लस 1। ठीक है, तो इतने लेवल तक आप बाइनोमियल थ्योरम को प्रैक्टिस कीजिए। जो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन सभी प्रॉपर्टीज को क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। ठीक है, अगर कोई कम यूसेज वाली है उसको भी याद रखिए, मेमोराइज कीजिए उन प्रॉपर्टीज को, क्योंकि बिलीव मी चैप्टर एनडीए के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये चैप्टर हो चाहे कोई और चैप्टर हो, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। आपकी नॉलेज वहीं पे, आपके कंसेप्ट उन प्रॉपर्टीज के थ्रू ही चेक की जाएगी कि कितना डेप्थ में आप पढ़ के आए हैं, कितना अच्छे से उस सब्जेक्ट को समझ में समझ के आए हैं। ठीक है, अगर 11th 12th के मैथ्स के सिलेबस वाइज देखा जाए तो आईआईटी और एनडीए में अब ज्यादा फर्क नहीं रहा है। ठीक है, आईआईटी और एनडीए का सिलेक्शन रेट देख लीजिए, उसके क्वेश्चन पेपर्स के दोनों लेवल्स को मैच कर लीजिए, आपको ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, 19-20 का ही फर्क मिलेगा, तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। और दोनों ही जो है प्रेस्टीज
ये कह सकते हैं एग्जाम है या सबसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं इंडिया के, ठीक है। तो उतनी ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपने अगर आप डिसाइड कर ही लिया है कि हमें एनडीए में जाना है, ऑफिसर बनना है, तो आप अपना 100%, 110% दीजिए, ठीक है। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।